नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 जजों की बेंच में से 8 जजों ने एक ऑर्डर साइन किया। हालांकि वो बेंच 9 जजेस की थी। एक जज इसी केस में पहले डिसेंडिंग ऑर्डर कर चुकी हैं। अब चूंकि ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना इस पर डिसेंडिंग ऑर्डर कर चुकी हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके क्लैरिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पर 8 लोग दस्तखत करेंगे या 9 लोग दस्तखत करेंगे। हमारे यहाँ की बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि जब हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, चाहे वो पक्ष में हुआ विपक्ष में हुआ, वो सबके लिए समानता से लागू है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सेम केस में 9 जजेस की बेंच ने कोई ऑर्डर कर दिया, कोई जजमेंट कर दिया, तो फिर उस 9 जजेस की बेंच में से अगर 8-1 का जजमेंट आया और उसके क्लैरिफिकेशन की बात आई, क्योंकि 8-1 का जजमेंट आ चुका है, बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तो क्या अब जो नया उस पर क्लैरिफिकेशन का जजमेंट आएगा, उस जजमेंट पर वो डिसेंडिंग जज दस्तखत करेगी या नहीं करेगी? वो सिंगल जज के दस्तखत होंगे कि नहीं होंगे? जो वेबसाइटों ने डाला है और जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें तो यही कहा है कि सिंगल जज के दस्तखत नहीं होंगे, बाकी 8 के दस्तखत होंगे, क्योंकि 8 का जो जजमेंट आया उसी फ्लो में उसका क्लैरिफिकेशन आया। विवाद गंभीर है, मतलब सामान्य नहीं है। राहुल गांधी जो बात ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर देख लो, उसमें लिखा है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का समूह है। उन्होंने विदेश की धरती पर भी ये जाकर कहा कि भारत राज्यों का समूह है। अब फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म और यूनियन ऑफ स्टेट्स या फेडरल कंट्री, ये कन्फ्यूज़न के पॉइंट है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका फेडरल स्टेट्स है। फेडरल स्टेट्स का मतलब होता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, कई राज्यों को मिलाकर एक एंटिटी बनाई गई, यानी कि कई देशों को मिलाकर एक एंटिटी बनाई गई। जब जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका जीता तब 13 राज्य जीते थे, बाद में उसमें 37 राज्य आकर मिले, तो 13 को एक मान लीजिए और 37 आकर मिले जो एग्रीमेंट के तहत मिले थे, तो हम 38 देशों का एक समूह मान लें। लेकिन अब चूंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत लंबी हो चुकी है, सैकड़ों साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, अब चूंकि प्रैक्टिस लंबी हो चुकी है, इसलिए फोर्सेस केंद्र के पास हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स केंद्र के पास है, कम्युनिकेशन केंद्र के पास है, तो अगर विद्रोह वहाँ होता भी है कि हम बाहर जा रहे हैं तो वो जाने नहीं देते। ये बात ऑलरेडी उनके सामने एक बार आ चुकी है और गोलियां भी चल चुकी हैं, बहुत सारी हत्याएं भी हो चुकी हैं। सदर्न अमेरिका अपने आप को अलग करना भी चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई जिसके पास शक्ति है, केंद्र के पास शक्ति है, केंद्र उसको दबाए, जबकि वो राज्यों का समूह है। ये राज्यों का समूह का फॉर्मूला राहुल गांधी भी दुनिया भर में चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्यों को पावर दो, राज्यों के पास फुल फ्लैश पावर है। ये बात जिन्ना भी कहता था। जिन्ना ने जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी, या जो मुस्लिम सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन के थे, मतलब पाकिस्तान अलग हो गया और जिन्ना के फॉलोवर्स जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो पहली दूसरी मीटिंग में नहीं आए थे, क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तब तक हम इसमें भाग नहीं लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सभा में। और जैसे ही पाकिस्तान के बनाने की घोषणा आई, वो 30 सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में भी रहे। पाकिस्तान मांग रहे थे इसलिए शामिल नहीं हुए, बाद में तीसरी बैठक में वो आ गए। उन सबका एक सुर में कहना था कि राज्यों को, जो प्रिंसली स्टेट्स आप मिला रहे हो, उन प्रिंसली स्टेट्स को बाहर जाने का अधिकार दीजिए। वो आप एग्रीमेंट के तहत आ रहे हैं, इसलिए जब भी वो बाहर जाना चाहें राज्य, तो वो इंडियन फेडरलिज्म से अलग जा सकते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया से अलग जा सकते हैं। इसीलिए बार बार आर्टिकल 1 में जो नाम सुझाए गए थे वो यूनियन ऑफ स्टेट्स सुझाया गया, फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स सुझाया गया, फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सुझाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऐसे नाम सुझाए गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उन सबको मना किया। उन्होंने कहा कि देखो, भारत एक कंट्री है। आप एंशियंट काल से अगर उठाकर देखते हैं तो भारत एक ही है। भारत जो ये सब कॉन्टिनेंट है, इसको एक भारत कहा गया। आज की तारीख में उसमें 10 भारत हैं और वो 10 भारत आज सार्क के रूप में हमें दिखते भी हैं। खैर, अब जो भारत बचा, उस भारत के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा कि देखिए, ये जो है ये एक एंटिटी है, इसमें किसी को आने का अधिकार है, जहाँ बाहर जाने का अधिकार नहीं है। हमने ये जो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स, जिसको कनाडा कहते हैं, हमने उसके स्ट्रक्चर पर इसको बनाया है। हम फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, फेडरलिज्म यहाँ पर होगा, लेकिन हम फेडरेशन नहीं हैं। यानी कि फेडरेशन नहीं है का मतलब किसी को बाहर जाने का अधिकार नहीं। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमने 7वीं अनुसूची जोड़ी और 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट हम पार्लियामेंट की विशेष मेजोरिटी के साथ ऊपर नीचे भी कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो मिनरल्स हैं, ये जो केस है वो बड़ा विचित्र है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स तो केंद्र के पास रहते हैं। जमीन के अंदर का सारा सामान जो कुछ भी निकलेगा वो केंद्र के आधिपत्य में रहता है। कम्युनिकेशन प्योर केंद्र के पास है, एक्सटर्नल अफेयर्स प्योर केंद्र के पास है, डिफेंस प्योर केंद्र के पास है। राज्य को केवल इंटरनल सिक्योरिटी के मामले हैं, उसमें भी गृह मंत्रालय प्रिवेल करता है। और हमने इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा, जो मशीनरी बैठी हुई, मशीनरी के ऊपर सरकार हावी होगी, मशीनरी के ऊपर जुडिशरी हावी होगी, मशीनरी के ऊपर ही कोई ऑटोनोमस बॉडी उसको ऑर्डर करेगी, मशीनरी उसका पालन करेगी और उसको मनवाएगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव सरकार का रहता है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार को रहता है। तो हमने केंद्र का कोई ऑर्डर आएगा वो भी मशीनरी ही फुलफिल करेगी, राज्य का कोई ऑर्डर आएगा वो भी मशीनरी फुलफिल करेगी, केंद्र की पार्लियामेंट कुछ कहेगी तो भी मशीनरी को ही उसका एग्जीक्यूशन करना है, और राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ कहती है तो भी मशीनरी को ही फुलफिल करना है। राज्य को हम लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि राज्य के पास होता है इसलिए मशीनरी का सबसे ज़्यादा समय लॉ एंड ऑर्डर में जाता है। और मशीनरी की जब हम बात करते हैं तो वो केंद्रीय रिक्रूटमेंट से आते हैं और राज्य में उनका डिपुटेशन होता है, और राज्य के रिक्रूटमेंट भी आते हैं, फिर बाद में उनका प्रमोशन होकर केंद्रीय रिक्रूटमेंट में भी चले जाते हैं। ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि भाई कोई ये ना कह सके कि हम बाहर हैं, कोई ये ना कह सके कि हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई ये ना कह सके कि ये मेरा है। केंद्र का भी है, वो राज्य का भी है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी है, वो हाई कोर्ट का भी है, वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी का भी है, और तमाम तरह के सिस्टम जो कानून में लिखे हुए हैं सारे एग्जीक्यूशन का काम उसके पास ही है। अब मिनरल्स की बात आती है, वो हमने केंद्र के पास प्योरली दे रखा है और उस पर टैक्सेशन का अधिकार भी केंद्र के पास था। 1947 छोड़ दीजिए, जब से अंग्रेज बैठा और जब से आदिकाल से हम बैठे हैं, तब से ज़मीन के अंदर का सारा सामान और आसमान का सारा सामान और नदियों का, या मैं कहूँ कि समुद्र का, वो सब केंद्र के पास रहता है। 1999 में जहाँ तक मुझे याद है एक जजमेंट आया, 1989 में एक जजमेंट आया। उस केस में भी यही केस किया गया था कि भाई क्या राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार है मिनरल्स पर, तो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, हो गया। फिर एक 7 जजेस की बेंच आई, उसमें भी कह दिया नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि झारखंड ने एक कानून बनाया और ये कहा कि राज्य में जो कुछ भी मिनरल होते हैं उस पर टैक्सेशन का अधिकार हमारा होगा, हम टैक्स लगाएंगे। केंद्र कह रहा कि नहीं, इस पर रॉयल्टी का अधिकार मेरा है, हम टैक्स हम लगाते हैं, ये हमारी सूची का मामला है। तो फिर मामला टकरा गया कि जो सूचियां बनी हुई हैं 7वीं अनुसूची की, कंकरेंट वो यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में स्टेट टैक्स लगाने का अधिकार है और यूनियन लिस्ट में सारी रॉयल्टी है। तो अब क्वेश्चन जो फंसा कोर्ट के सामने वो ये फंसा, क्या रॉयल्टी टैक्स है? अगर रॉयल्टी टैक्स है तो फिर राज्य डबल टैक्सेशन हो नहीं सकता, राज्य लगा नहीं सकता, और राज्य और केंद्र दोनों को अगर टैक्स लगाने का अधिकार है तो ऐसी सिचुएशन में केंद्र का प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि केंद्र का जो कानून है, केंद्र के पास जो रॉयल्टी का राइट है, क्या वो रॉयल्टी टैक्स नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन किया। और दूसरी बात ये भी है कि क्या राज्य को इस पर टैक्स लगाने का अधिकार है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो आया, डिसेंडिंग जजमेंट आया ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना का, उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमने राज्य को टैक्सेशन के अधिकार दे दिए तो फिर इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा, राज्य प्रतिस्पर्धा में लग जाएंगे, राज्य अपने अपने रास्ते पर चल देंगे और फिर हम देश की यूनिफॉर्मिटी खो देंगे, और इससे देश के व्यापार पर, मिनरल का जो व्यापार है, जो खदानों का व्यापार है, उस व्यापार पर हमको बहुत बड़ा सेटबैक देश पर आएगा। लेकिन जो मेजॉरिटी जजमेंट आया 8 जजेस का, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा, मतलब वो पूरी एक सुर में कहा कि राज्य को इसमें टैक्स लगाने का अधिकार है और राज्य इस पर टैक्स लगा सकता है। क्योंकि ये जो रॉयल्टी केंद्र के पास पहली अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची की पहली लिस्ट में है, तो वो यूनियन लिस्ट में रॉयल्टी का अधिकार है, और रॉयल्टी और टैक्स अलग अलग है, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। जबकि ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना कह रही हैं कि रॉयल्टी टैक्स ही है एक तरह का, और अगर टैक्स है तो केंद्र को रहना चाहिए, राज्य को नहीं रहना चाहिए।
8 जजेस ने उसमें कहा कि नहीं, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, टैक्स अलग है, रॉयल्टी अलग है, इसलिए केंद्र के पास रॉयल्टी का अधिकार है, मतलब टैक्स नहीं है, और राज्य के पास टैक्स का इसमें अधिकार है, इसलिए राज्य इसमें टैक्स लगा सकते हैं। अब चूंकि राज्य टैक्स लगा सकते हैं, इसलिए झारखंड ने, अगर राज्य ने उस पर जो भी मिनरल्स वहां से निकलेंगे उस पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, उसके प्रोडक्शन पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, उसको बेचने पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, वहां से ले जाने पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, तो ये टैक्स है, ये रॉयल्टी से अलग है, ये राज्यों के पास है। ये भी बात आई कि भाई ये जो ऑर्डर है इसका क्या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। आज जो उस समय तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, 8 जजेस की बेंच ने, मेरे ख्याल से वो 13 जुलाई का जजमेंट था, वो डिसाइड कर दिया, लेकिन सवाल यहां पर एक नया पैदा हो गया। नया पैदा ये हो गया कि कब से इस टैक्स को राज्य वसूल सकते हैं। राज्य तो कहेगा कि हमने 96 में कानून बनाया था, 96 से लेकर अभी तक कंपनियां हमको टैक्स दें। अब अभी तक की कंपनियां टैक्स देंगे, मतलब 96 से लेकर अभी तक का टैक्स देंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फिर से सुनवाई करी, मतलब अभी फिर से सुनवाई करी। फिर से सुनवाई में यह आया कि साहब जो टैक्सेशन लगाने का है ये कब से लागू होगा। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये प्रोस्पेक्टिव लागू कर दीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो उस हिसाब से नए सेटलमेंट हो जाएंगे, क्योंकि कंपनियां पहले से मूड बनाए बैठी थी, उन्होंने जो काम कर लिया, उनके प्रॉफिट शेयर हो गए, ये हो गया, वो हो गया, शेयर होल्डर का पैसा बट गया और सब कुछ हो चुका है उसमें, उनमें जो प्रॉफिट हुआ उसकी सैलरियां बढ़ गई, सब कुछ हो गया। तो फिर अब इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर इसका नहीं होगा तो फिर रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बात ज़्यादातर जो जो पिटिशनर थे उन्होंने भी कही। पिटिशनर मतलब सरकार के ऑर्डर के विरुद्ध जो कंपनियां थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसका हम इसको 2005 में, चूंकि इसकी लिस्टिंग हुई इसलिए 2005 से प्रोस्पेक्टिव मानेंगे, यानी कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। और रेट्रोस्पेक्टिव कब से कब तक का होगा। ऑर्डर हुआ 13 जुलाई 2024 को, और 2005 में बेंच बनी थी या रिकमेंड किया गया था या लिस्टिंग हुई थी, तो 2024 से 2 और 5 20 साल, लगभग 19 या 20 साल मान लीजिए, 19-20 साल का टैक्स अब कंपनियां जो वहां पर मिनरल्स निकाल रही हैं, जो बेच रही हैं, जिनका व्यापार सेट है वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने काम किया, वो सब अब 20 साल का पैसा टैक्स का देंगे, जब से टैक्स लगाया गया था और जब उसको रोका गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा चूंकि राज्य सरकारों को कुछ ही मामलों पे तो टैक्स लगाने का अधिकार है, इसलिए राज्य की इस शक्ति को हम नहीं छीन सकते। जबकि मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर राज्यों को इस पर टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी और फिर राज्य अपने हिसाब से सब चलने लगेंगे। ये जो सेंट्रल का जो उद्देश्य है लेजिस्लेशन का उद्देश्य में ये रहा कि ये विषय केंद्र के पास रहने चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन के इस विषय को फेल हो जाएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ चला जाता है। लेकिन 8 जजेस की बेंच ने, चूंकि पहले का जजमेंट पहले भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही जजमेंट था, और उसने कहा था केंद्र का राइट है, राज्य को नहीं हो सकता। अब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, बस इतनी सी बात है कि अब 7 की जगह 9 का जजमेंट है, और 9 का जजमेंट ये कह रहा है कि नहीं, इसमें राज्यों को अधिकार दिया जाना चाहिए, राज्यों को मिनरल्स पर टैक्स लगाने का अधिकार है, रॉयल्टी केंद्र के पास रहेगी। अब जब ये रिवीजन आया, ये रिवीजन मैं कहूं कि ये क्लैरिफिकेशन आया, तो पहले वो 9-1-8 का जजमेंट हो चुका था 13 जुलाई को, इसका क्लैरिफिकेशन कि कब से टैक्स वसूला जाए। अब कब से टैक्स वसूला जाए, तो ये 8 जजेस का ऑर्डर है। 8 जजेस का ऑर्डर है, वो जो 9वीं जज थी वो तो वैसे ही डिसेंडिंग में चली गई थी। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस ऑर्डर पर दस्तखत केवल 8 जजेस के होंगे या 9 के 9 जजेस के होंगे। सुनवाई करते समय क्या 9 जज पूरे बैठेंगे या 8 बैठेंगे, तो बैठे तो 9। तो सवाल यहाँ पर यही है कि अगर 8-1 का जजमेंट आ गया तो वो जो डिसेंडिंग में 1 हैं उनको भी वो जजमेंट मानना ही पड़ेगा, हम भी सब सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। तो फिर अब जब ये बात तय हो गई कि राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है, तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ होगा, इस पर 9वें जज के दस्तखत की क्या आवश्यकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। वेबसाइटों पर जो मैंने देखा उन्होंने कहा कि 9 जजेस के 9 में से 1 के उस पर सिग्नेचर नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि नहीं, 9 के 9 के सिग्नेचर होने चाहिए, और उसको प्रोस्पेक्टिव, हाँ ये ज़रूर है कि अब केंद्र उस पर नया कानून लाएगा, कोशिश करेगा नया कानून लाए, और नया कानून लाकर राज्यों को रेस्ट्रिक्ट करेगा, भले ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करे।
लेकिन ये बात राहुल गांधी की बात की पुष्टि करती है कि वो कहते हैं कि केंद्र की भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह है, इसलिए राज्यों के पास जो राइट है वो राज्य सेपरेटली उस पर खेल सकते हैं, चाहे वो यूनियन लिस्ट का विषय क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट माना, लेकिन रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना, और रॉयल्टी केंद्र के राइट की तरह माना है और टैक्सेशन राज्य को माना है। आगे क्या इस पर फिर से हो सकता है 11 जजेस की बेंच बैठे, हो सकता है 13 की बैठे, हो सकता है 15 की बैठे, हो सकता है 17 की बैठे, हो सकता है 31 के 31 बैठे, वो तो तब तय होगा। लेकिन ये एक रोमांचक पल है कि 5 कुछ कहते हैं, फिर 7 कुछ कहते हैं, और फिर 9 कुछ कहते हैं, और अभी 11, 12, 11, 13, 15, 17 कुछ और कह दें। ये भारत की डेमोक्रेसी है, भारत इसको एंजॉय कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।